जरा अच्छे से समझ लें, क्योंकि जब वेपर प्रेशर अच्छे से समझ लेंगे तो उससे रिलेटेड जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, वो हमें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो स्लाइड है, दोनों को पेस्ट कर देते हैं अगल बगल। ये आपको ये जो भी इस पे लिखा हुआ है वो दिख रहा है? ठीक ठाक दिखाई दे रहा है जो लिखा हुआ है? यस सर, यस सर। ओके ओके, एक और है, उसको भी यही पेस्ट कर देते हैं तो समझाने में थोड़ा आसान रहेगा। चलिए, तो समझते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। थोड़ा कोई मुझे आइडिया देगा, कोई बताना चाहेगा वेपर प्रेशर, इस पे जितने लोग भी जुड़े हैं अभी क्लास में, क्या होता है वेपर प्रेशर? श्रेया आप बताएंगे? श्रेया है आज क्लास में? यस सर। हाँ, बताएंगे क्या होता है वेपर प्रेशर? कुछ थोड़ा बहुत आइडिया दें, मतलब जो लिखा है अभी उससे मत मतलब उसको पढ़ना क्या है क्या नहीं। वेपर प्रेशर, तो प्रेशर है, और किसका प्रेशर है? वेपर का प्रेशर है। और वेपर किसकी बनती है? हमेशा लिक्विड की बनती है। और ये चैप्टर ही चल रहा है कौन सा? लिक्विड स्टेट। हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। सोल्यूशन टोटल 9 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम लोग उन्हीं सोल्यूशन को डील कर रहे हैं जो लिक्विड सोल्यूशन है। तो लिक्विड स्टेट की बात चल रही है, चैप्टर पूरा लिक्विड स्टेट से रिलेटेड है। अब लिक्विड स्टेट में लिक्विड की वेपर और उसका प्रेशर, तो ये हम अभी बताएंगे आपको कैसे होता है क्या होता है। बट थोड़ा सा अगर आप लोग कुछ बताना चाहें, किसी को कुछ आइडिया है तो बताएं जरा। ये बहुत सारी बातें क्या होती है ना, मतलब आपने कुछ सीखा है, कुछ बताएंगे तो हो सकता है नई चीजें कुछ आ जाएं, तो यहाँ पे हमने नहीं जोड़ी है, इसलिए हम पूछ लेते हैं। किसी को कुछ बताना है, कुछ आइडिया है तो कुछ डिस्कस करना चाहें तो कर ले, कुछ शेयर करने अपने आइडिया वेपर प्रेशर से रिलेटेड तो, अदरवाइज फिर मैं बताऊं। करना है किसी को बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी कहाँ से आ गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को छोड़ो अभी। ठीक है, चलो मैं समझाता हूँ, इसीलिए मैंने सारी चीजें बेसिक से लेके चल रहे हैं। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात मत करो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वेपर प्रेशर से कोई रिलेशन नहीं है, वो एक अलग बात है जो बॉइलिंग पॉइंट में आती है, वहां पर हम बताएंगे। ठीक है, देखिए वेपर प्रेशर जब भी हम किसी लिक्विड का फाइंड करते हैं, एक बात तो कंफर्म है कि वेपर प्रेशर यहाँ पर जो फाइंड होगा, वो वेपर प्रेशर किसका फाइंड होगा? लिक्विड का होगा, क्योंकि वेपराइजेशन किसका होगा? किसी लिक्विड का होगा। वेपर किसकी फॉर्म होगी? वेपर फॉर्म होगी लिक्विड की, तो लिक्विड की वेपर फॉर्म होगी। अब एक दो बातें जरा अपने दिमाग में पहले बैठा लो। जब भी हम किसी का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम उस लिक्विड को किसी क्लोज्ड कंटेनर में रखते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है व्हेन स्पेस अबव द लिक्विड इज क्लोज। ठीक है, तो एक दो बातें पहले, जो बेसिक बातें वो आप समझ लो। वेपर प्रेशर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सब एक अलग बात है। बट कब कैलकुलेशन होगी, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, वो आप समझ लीजिए। वेपर प्रेशर तभी कैलकुलेट होगा जब कोई लिक्विड किसी क्लोज्ड कंटेनर में होगा। ठीक है, अब यहां पर आपको एक स्लाइड दिखाई गई है, उसमें एक लिक्विड शो हो रहा होगा। ठीक है, अभी जो लिखा है आप उस पर थोड़ा सा ध्यान मत दो, यहां पर ध्यान दीजिए, जो आपको एक कंटेनर में लिक्विड दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, ये एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, और उसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल रेड कलर से आपको दिखाए गए। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल किसी न किसी अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे को पकड़े होंगे। ठीक है, कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा। तभी तो क्या होता है, जब हम लिक्विड का कोई बॉटल खोलते हैं तो ऐसा नहीं होता जैसे गैस उड़ जाती ना, ऐसे लिक्विड नहीं उड़ता है। पानी अगर है, पानी की बोतल हमने खोल दिया तो ऐसा नहीं कि पानी उड़ जाएगा, हमें पानी को पकड़ के रखने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के बीच में कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करती है। अब जब हम उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, लिक्विड को हीट करेंगे, या कहीं से सन से उसको हीट एनर्जी मिलेगी, जैसे अभी इस समय अगर घर में कूलर हमारे चल रहे हैं, ठीक है, तो पानी की टंकी में हम पानी भरते हैं, थोड़ी देर बाद शाम को देखते हैं तो पानी उड़ जाता है, क्योंकि सोलर एनर्जी मिली, जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी एनर्जी बढ़ी, दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द आउटर सोर्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। अब एनर्जी जब उनकी इतनी ज्यादा हो गई
कि जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा था उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक कर ले, मतलब उससे ज्यादा हो जाए। तो अगर लिक्विड मॉलिक्यूल की एनर्जी एग्जिस्टिंग अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम, मतलब उससे ज्यादा हो जाए, तो वो उसको ब्रेक करके क्या करेंगे, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे, जो सरफेस पे होंगे, वो छोड़कर कहाँ आ जाएंगे, वेपर स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं इवेपरेशन या वेपराइजेशन। तो देखिए कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, 4-5 मॉलिक्यूल, ये लिक्विड की सरफेस को छोड़ के वेपर स्टेट में आए। ठीक है, इतना आया जब इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, इनकी एनर्जी बढ़ी और उन्हें अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक कर दिया। इसको इवेपरेशन बोलते हैं। तो इसको बॉइलिंग नहीं बोलते, इसको इवेपरेशन बोलते हैं। बॉइलिंग क्या होती है वो बाद में डिस्कस करेंगे। इवेपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, 25 डिग्री पे भी हो सकता है, 30 डिग्री पे भी हो सकता है, 40 डिग्री पे भी हो सकता है, इवन 10 डिग्री पे भी हो सकता है, 50 डिग्री पे भी हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है, ध्यान रखिएगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमने सुना है ना, कितना होता है, कितना होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट? जब 100 आप डिग्री 100 डिग्री, तो बॉइलिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, बट इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये 4-5 मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस को छोड़कर वेपर स्टेट में आ गए। ठीक है, जो एम्प्टी स्पेस था उसमें आ गए। अभी इवेपोरेशन चल रहा है। अच्छा, इसी दौरान क्या होगा, जब ये मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में आएंगे, उस खाली जगह में आएंगे, तो आपस में टकराएंगे। क्योंकि अभी हो सकता है उन्होंने बहुत ज्यादा एनर्जी ना गेन करी हो। जैसे कोई इंसान है, थोड़ा बहुत मतलब पैसे कमाने लगता है या कुछ थोड़ा बहुत उसको कुछ मिल जाता है, फिर वो उछलने लगेगा, तो उछलने का तो तुरंत गिरेगा भी जमीन में आके जल्दी, है ना। तो उछलने से पहले थोड़ा अपने आप को हम स्टेबल कर लें। ठीक है, ये आप लोग के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जब थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है इंसान को, तो वो थोड़ा उछलने लगता है। तो अपने आप को पहले हम उस लायक, उस स्टेबल बना लें, तब जाके हम थोड़ा बहुत उछलें तो ज्यादा सही रहेगा। अदरवाइज उछलने की जरूरत भी नहीं है, जमीन से जुड़े रहे, ज्यादा हमारे लिए बेहतर है। तो थोड़ी बहुत एनर्जी लेके ये इधर आए, अब ये उछलने लगे तो क्या हुआ, इधर उधर टकराएंगे, टकराने पर क्या होगा, ये अपनी एनर्जी को वापस लूज कर देंगे, और लूज करके वापस क्या हो जाएंगे, उनमें से कुछ कंडेंस हो जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर पर्पल कलर के कुछ दिखाए जा रहे हैं, जो मॉलिक्यूल शो हो रहे हैं, ये पर्पल कलर के कंडेंसेशन शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो रेड वाले हैं वो वेपर फेज के हैं, और जो पर्पल वाले हैं वो कंडेंस होके लिक्विड में वापस आ गए। ठीक है, तो जब आप किसी लिक्विड को हीट कर रहे थे, तो वेपराइजेशन भी हो रहा था, कंडेंसेशन भी हो रहा था। लेकिन एक बात मुझे बताओ, सब लोग जवाब देते रहना जरा, तो मुझे पता चले कितने लोग हमारी बात को सुन रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होगा, इवेपरेशन या कंडेंसेशन? स्टार्टिंग में क्या होगा? इवेपोरेशन। इवेपरेशन होगा। स्टार्टिंग में तो कंडेंसेशन कहां से हो जाएगा भाई? कंडेंसेशन तो तब होगा जब वेपर के मॉलिक्यूल कलेक्ट होंगे, आपस में टकराएंगे, अपनी एनर्जी को लूज करेंगे, तब जाके कंडेंस होंगे वो, है ना। आप देखते हो कंडेंसेशन होता है, अगर कहीं आपने प्लेट में देखा ड्रॉपलेट चिपक जाती है, कंडेंसेशन बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में इवेपरेशन हो रहा था, स्टार्टिंग में कंडेंसेशन नहीं हो रहा था। धीरे धीरे जब आप टेम्परेचर बढ़ाते गए, मॉलिक्यूल कलेक्ट होते गए, तो कंडेंसेशन भी धीरे धीरे स्टार्ट होना चालू हुआ। लेकिन यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, ये देखिए रेड वाले जो है वो पर्पल वाले से ज्यादा हैं, दिखाए जा रहे हैं ना। यानी इवेपोरेशन अभी फास्ट है, कंडेंसेशन अभी स्लो है। क्यों कंडेंसेशन स्लो है? क्योंकि उतना मॉलिक्यूल अभी कलेक्ट नहीं हो पाए हैं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे इवेपोरेशन बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेपर में बढ़ते जाएंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब बढ़ते जाएंगे तो फिर वो आपस में टकराएंगे, तो कंडेंसेशन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब आपने हीट करना स्टार्ट किया, तो वेपर में मॉलिक्यूल कन्वर्ट होना स्टार्ट हुए, और जब वेपर में मॉलिक्यूल कन्वर्ट होना स्टार्ट हुए, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ। बट स्टार्टिंग में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा और रेट ऑफ कंडेंसेशन स्लो होगा। अब ऐसे में हम वेपर प्रेशर नहीं निकालते हैं। ठीक है, अभी जल्दी में मतलब हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने लगे, ये तरीका गलत है। हम ऐसी सिचुएशन में वेपर प्रेशर फाइंड नहीं करते। क्यों नहीं फाइंड करते? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो वेपर प्रेशर कैसे फाइंड हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या हो गया, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर। और अभी या इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में कंटिन्यूअसली कम ज्यादा हो रहे हैं। यहां तक ये बात तो समझ में आ रही है ना। स्टेज 1 या बीकर 1 या बीकर 2 दोनों में
कंटिन्यूअसली जो वेपर के मॉलिक्यूल है वो कम ज्यादा हो रहे हैं। क्यों कम ज्यादा हो रहे हैं? क्योंकि भाई आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूअसली रेड वाले मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में आते जा रहे हैं और धीरे धीरे वो कुछ कंडेंस भी होते जा रहे हैं, तो कम ज्यादा हो रहा है। और जब तक कम ज्यादा होगा तब तक आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो स्टिल इस सिचुएशन तक हम वेपर प्रेशर फाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ गए ना? ये सिचुएशन समझ गए, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 समझ गए ना? सिचुएशन 1 क्या है? लिक्विड रखा हुआ था, हमने उसको हीट किया, हीट करने पर उसके मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में आए। ठीक है, सिचुएशन 2 में क्या होने लगा? जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेपर फेज में थोड़े ज्यादा हो गए तो वो कंडेंस होना भी स्टार्ट हो गया, जो पर्पल वाले दिखाए जा रहे हैं, ब्लू वाले दिखाए जा रहे हैं, तो कंडेंस हो गया। बट यहाँ सिचुएशन 2 में जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन से अभी ज्यादा है। ठीक है, इस सिचुएशन में हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट नहीं करते। वेपर प्रेशर क्यों कैलकुलेट नहीं करेंगे? कि कंटिन्यूअसली वेपर के मॉलिक्यूल कम ज्यादा हो रहे हैं, कम ज्यादा हो रहे हैं, तो वेपर प्रेशर की एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलने वाली। तो फिर क्या किया जाएगा भाई? फिर क्या किया जाएगा? एक थोड़ा इंतजार किया जाएगा। इंतजार कैसे करना है? फिर हम टेम्परेचर को फिक्स कर देंगे। ठीक है, टेम्परेचर अगर आप बार बार बदलते रहोगे तो फिर तो वेपर के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली बढ़ते रहेंगे, और बढ़ते रहेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर वेपर प्रेशर नहीं मिल सकता। तो एक टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाएगा। तो दूसरी बात ये आ रही है कि वेपर प्रेशर एक फिक्स टेम्परेचर पे कैलकुलेट किया जाता है। हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, और फिक्स करने के बाद थोड़ा हमने इंतजार किया कि जब इक्विलिब्रियम आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हो ना? इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा है क्लास 11 में, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, तो जनरली इक्विलिब्रियम आएगा ही जब हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया है। तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिस सिचुएशन पे रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो गया। ठीक है, इस सिचुएशन का मतलब है कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो अगर मान लीजिए ये टोटल हमारे, मान लीजिए पहले से 1 2 3 4 5 6, ये 6 मॉलिक्यूल वेपर में पहले से पड़े हुए हैं, मान लीजिए पहले से पड़े हुए हैं, और अचानक से 6 और बन जाएंगे, अचानक से 6 और आ गए, वेपर में आ गए। तो चूंकि इक्विलिब्रियम आ चुका है तो जो नए 6 आएंगे वो इमीडिएटली कंडेंस हो जाएंगे, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर है? रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर है। तो जैसे ही कोई मूवमेंट पे नए वेपर फॉर्म होंगे मॉलिक्यूल, इमीडिएटली वो कंडेंस होकर किस में आ जाएंगे? लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। तो जब लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो एम्प्टी स्पेस में जितने भी हमारे ये वेपर के मॉलिक्यूल है अब वो कम ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ गए? जैसे ही इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा, इक्विलिब्रियम में जो एम्प्टी स्पेस है, जो एम्प्टी स्पेस था, उसमें वेपर के मॉलिक्यूल अब कम ज्यादा नहीं हो रहे होंगे। मान लीजिए 20 है या 25 है या 1000 है, 2000 है, 10,000 है, 1,00,000 है, वो फिक्स होंगे। क्यों फिक्स होंगे? क्योंकि जैसे ही नए बनेंगे, जैसे ही नए वेपर में आएंगे, इमीडिएटली सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंडेंस होकर लिक्विड में आ जाएंगे, कम ज्यादा नहीं होंगे। इस बात को समझ गए आप? थोड़ा मुझे बताते जाना, फिर मैं उस हिसाब से चीजों को आगे लेके चलूं। कि किस किस स्टेज तक कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना। ये बात समझ गए? यहाँ पर वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम समझ गए? जल्दी से जवाब दो बेटा। वेपर Yes, लिक्विड sir. इक्विलिब्रियम समझ गए? बराबर हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर आ जाएगा। जितना मॉलिक्यूल वेपर में जाएगा जस्ट उतना क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम की स्टेज पे जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिक्विड के हैं वो फिक्स हो गए हैं, अब वो कम ज्यादा नहीं हो रहे। ठीक है, फिर उस स्टेज में ये जो वेपर के मॉलिक्यूल हैं ये क्या करेंगे? वेपर के मॉलिक्यूल किसकी तरह बिहेव करते हैं? गैस की तरह बिहेव करते हैं। और गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं किसी कंटेनर में, तो ये रैंडम मोशन कंटिन्यूअसली करते हैं, और ड्यूरिंग द रैंडम मोशन क्या करते हैं? टकराते हैं अपने कंटेनर की वॉल से या कहीं और टकराने पर क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जब लिक्विड आपने किसी कंटेनर में बंद कर रखा है और कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब इक्विलिब्रियम आ गया है, तो लिक्विड में जो वेपर के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुए हैं अब वो कम ज्यादा नहीं हो रहे हैं। कम ज्यादा नहीं हो रहे हैं तो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? गैस के मॉलिक्यूल की तरह रैंडम मोशन कर रहे हैं। रैंडम मोशन में जो भी वो फोर्स लगाएंगे पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज द वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर की शर्त क्या है? कि सबसे पहली शर्त यह है कि एक क्लोज्ड कंटेनर में कैलकुलेट होगा।
दूसरी बात, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, क्योंकि फिक्स टेम्परेचर जब तक आप नहीं लाओगे तब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। और इक्विलिब्रियम पे जो भी वेपर के मॉलिक्यूल फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा, प्रेशर जो होगा उसको वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है, द मॉलिक्यूल कैन नॉट एस्केप इनटू द ओपन। एक क्लोज्ड कंटेनर में जब हमने लिक्विड भरा तो उसके मॉलिक्यूल अब बाहर नहीं जा सकते, स्ट्राइक द वॉल ऑफ द कंटेनर, वो कंटेनर की वॉल से टकराएंगे जिसकी वजह से फिर वो क्या होंगे, कंडेंस हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे किसमें, फ्रॉम वेपर स्टेट टू लिक्विड स्टेट। और इस स्टेज को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। स्टार्टिंग में क्या होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, कंडेंसेशन स्लो होगा, लेकिन जब हम फिक्स टेम्परेचर कर देंगे तो रेट ऑफ कंडेंसेशन सून बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जिसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और ये कब अचीव होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन वेपर फेज रिमेन अनचेंज। तो इक्विलिब्रियम की स्टेज पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर फेज में आए थे अब वो कम ज्यादा नहीं होंगे, और फिर वो इक्विलिब्रियम की स्टेज में कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रेशर लगाएंगे उसको हम वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन है, व्हेन द वेपर एंड द लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम। ये पहली शर्त है, वेपर प्रेशर कब निकाला जाएगा, जब वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो व्हेन द वेपर एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर तभी होगा, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो व्हेन वेपर एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर in closed container, the pressure exerted by vapor of liquid is known as vapor pressure। बहुत बेसिक सी बात थी कि वेपर प्रेशर क्या होता है। इसको हमने आधे घंटे क्यों समझाया, सिर्फ इसलिए समझाया कि वेपर प्रेशर क्या होता है। नॉर्मली हम सब जानते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड, ये वेपर प्रेशर होता है। बस एक वर्ड इस डेफिनेशन में इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने इतना आधे घंटे का लेक्चर दिया, वो वर्ड ये था कि व्हेन द वेपर एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम। यस, ये केवल एक वर्ड उस डेफिनेशन में इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने पूरा आधे घंटे का लेक्चर दिया, ठीक है। वापस आते हैं, आगे आते हैं। तो ये आप लोग समझ गए कि वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा, उस स्टेज में जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वेपर के मॉलिक्यूल सरफेस पे, उसको हम लोग बोलेंगे वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, ठीक है। नई स्लाइड में आते हैं। वेपर प्रेशर के बारे में कुछ एक दो बातें और मैंने लिखी हुई हैं, वो भी समझा देते हैं। ये सब आपको एज इट इज मिल जाएगा, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो पूरा मैं नोट्स दे दूंगा। तब तक के लिए आप लोग को अगर लगता है आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मैंने स्लाइडें बनाई है सारी, जितना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं जहां जहां से, वो मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। आपकी एक बुक से आप पढ़ोगे तो आपको उतनी चीजें नहीं मिलेंगी जितना हम दिन भर मेहनत करके सब डेटा कलेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें आपके सामने लाते हैं, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब वेपर प्रेशर के बारे में एक दो बातें और मैं समझा दूं। नॉर्मली ये इक्वेशन का नाम आप लोग याद कर लेना, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये आप जब ग्रेजुएशन में जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे, तब वहां पे हमको पढ़ने को मिलेगी। लेकिन ये नाम बस याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी एक आध बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया है। क्योंकि अब हम लोग 40% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, तो थोड़ा सा हमें चीजों को और डीप में जाना पड़ेगा, ठीक है। जेई मेंस में या नीट में चांसेस एक आध बार ये इस इक्वेशन का नाम आया है। तो इक्वेशन क्या होती है, या क्या हमें इसको अप्लाई करना है, थोड़ी देर के लिए इन सब बातों पे मत जाओ, ठीक है। ये इक्वेशन हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, जब आप लोग ग्रेजुएशन में जाओगे तब पढ़ोगे। बस यहाँ पर ये याद रखना है कि वेपर प्रेशर के लिए कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल होती है, तो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। नाम याद कर लेना, क्योंकि ऑप्शन आ जाएगा कि वेपर प्रेशर के लिए कौन सी इक्वेशन होती है। अगर हमने नाम नहीं सुना होगा तो फिर कैसे कुछ भी टिक लगा लेंगे, तो इसलिए हमें नाम पता होना चाहिए। इक्वेशन दी है, दो अलग अलग टेम्परेचर पे दो अलग अलग वेपर प्रेशर है, P1 P2। डेल्टा H इज द लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, R इज द गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये अभी इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं। मेन हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को, ठीक है। द फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, तो पहला होता है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड से यहाँ पर मतलब है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। देखिए, अलग अलग लिक्विड में अलग अलग अट्रैक्शन फोर्स लगता है उनके मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से। जैसे अगर हम आपसे बात करें, एक पेट्रोल की अगर हम बात करते हैं, तो पेट्रोल क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। एल्केन्स हैं, उसमें एल्कीन होंगे, हाइड्रोकार्बन होंगे।
और नॉर्मली हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का मतलब समझ रहे हो ना, कार्बन हाइड्रोजन, इसमें एल्केन आते हैं, एल्कीन आते हैं, एल्काइन आते हैं। तो ये जितने भी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, दीज आर हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होते हैं। इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है। अगर उधर हम पानी की बात करें तो पानी को तो ऊपर वाले ने मतलब कुछ स्पेशल अट्रैक्शन फोर्स देना ही होगा, नहीं देते तो फिर तो देख रहे हो ना कितनी आफत हो जाती है आजकल, समझ ही रहे हो। तो पानी के लिए स्पेशल अट्रैक्शन फोर्स दे दिया उन्होंने कहा भाई पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, पानी भरा रहता है, ठीक है। पेट्रोल तो देखते ही देखते उड़ जाता है। अगर इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स ना देते तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा ना होता, क्राइसिस हो जाती। वैसे ही चल रही है क्राइसिस इतनी। तो अलग अलग लिक्विड में अलग अलग अट्रैक्शन फोर्स होता है। जैसे वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर के मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करती है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़े रहते हैं। वो उतनी इजिली वेपर स्टेट में नहीं आ पाते, दे नीड मोर एंड मोर एनर्जी। इसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब है टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। अलग अलग लिक्विड में अलग अलग अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। बात को समझिएगा, हाइड्रोकार्बन में वीक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, इनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। अब अट्रैक्शन फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग है, वाटर के मॉलिक्यूल जैसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स रखते हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम इसको बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ रहे हो कि क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब एग्जिस्ट करेगी जब हाइड्रोजन किससे जुड़ा हो, किसी एफ से या ओ से या एन से। कहते हैं कि जब हाइड्रोजन क्या कर रहा हो, फोन कर रहा हो, मतलब एफ ओ या एन से जुड़ा हो और आसपास उसको कोई दूसरा एफ ओ या एन मिल जाए। जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ओ से, और दूसरे वाले वाटर का ओ मिल गया, तो उसके साथ एक वीक मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स फॉर्म करता है, लेकिन हम बोलते उसको बॉन्ड। तो चलो स्टार्ट वापस आते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कहते हैं उसको बॉन्डिंग है, बट इट इज ए काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। तो उसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को मजबूती से पकड़े होंगे। अब अगर मान लीजिए ये पेट्रोल है, बेचारे ये मॉलिक्यूल उतना मजबूती से नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो ये 30 डिग्री सेल्सियस पे इसको भी हमने रखा और 30 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको भी रखा, लेकिन इसके मॉलिक्यूल उतना क्लोजली एक दूसरे को नहीं पकड़ पा रहे थे, ठीक है। तो ये लोग 30 डिग्री पे ज्यादा वेपर में आने के चांसेस हैं पेट्रोल वाले के, और पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को मजबूती से पकड़े थे। तो सेम टेम्परेचर पे 30 डिग्री पे अगर हम बात करें, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल उतनी इजीली वेपर फेज में नहीं आएंगे जितनी ये पेट्रोल वाले आ जाएंगे। तो सेम टेम्परेचर पे जब हम कंपेयर करते हैं दो या दो से ज्यादा लिक्विड सेम टेम्परेचर पे, तो जिस लिक्विड के मॉलिक्यूल में बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है, उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो देखिए लिखा है मींस द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल, ठीक है, मोर इज द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, लेस इज द वेपर प्रेशर। अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम है। मैंने कुछ डेटा भी कलेक्ट किया, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और ये तो आप जानते ही हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, तो ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर फेज में आएंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो जैसे वाटर है, तो वाटर में देखिए 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री और 100 डिग्री। तो 0 डिग्री पे कितना है वेपर प्रेशर, 4.6। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल गो टू द वेपर फेज, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। 40 डिग्री पे और ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर फेज में आएंगे, और ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और 80 डिग्री पे और ज्यादा होगा, 100 डिग्री पे और ज्यादा होगा। लेकिन जब सेम टेम्परेचर पर हम मान लो कंपेयर कर रहे हैं वाटर और ईथर को, ईथर क्या होता है, ये जैसे हमने डाई एथाइल ईथर है ना, तो डाई एथाइल ईथर हो गया C2H5O C2H5, ये डाई एथाइल ईथर होता है। ईथर के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम नहीं करती, और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में क्या काम करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। और ईथर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है, ठीक है। अब अट्रैक्शन फोर्स अगर वीक है तो जल्दी ही इनके मॉलिक्यूल वेपर फेज में आ जाएंगे। तो 0 डिग्री में देखिए वाटर का वेपर प्रेशर 4.6 mmHg है। यूनिट देखना, यूनिट क्या है, सबकी यूनिट mmHg में ली गई है। तो वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 0 डिग्री पे 4.6
mmHg है, और डाई एथाइल ईथर का आप देख लो उसी टेम्परेचर पे 185.3 है, मतलब कितना ज्यादा हो गया। समझ गए ना बात को। यहाँ कुछ मुझसे डेटा गड़बड़ हो गया है, वेरी सॉरी, माफ करिएगा। 760, 1693 और ये 489.4, ये कुछ गड़बड़ हो गया है। चेक करके बता देते हैं अभी हम आपको कितना होगा, क्योंकि ये ज्यादा होना चाहिए ना, कम नहीं होना चाहिए, तो कम हो गया। तो ये कुछ टाइप करने में मिस्टेक हो गई है। ये सब वैल्यू आपको याद नहीं करनी है बिल्कुल भी, मैंने भी नहीं याद करी है, आपको भी नहीं याद करनी है। एक वैल्यू से आइडिया लग जाता है कि जो हमने पढ़ रहे हैं उसमें कितना दम है उस बात में, इसलिए ये वैल्यू हम आपके सामने ले आते हैं, अदरवाइज याद नहीं करनी है आपको वैल्यू। डाइएथाइल ईथर का होता है 4859.4, यहाँ पे एक 9 छूट गया है, 4859 मतलब 5 छूट गया है, 59.4 ये होता है 4859.5। ठीक है, तो इतना बात वेपर प्रेशर के बारे में हम लोगों ने समझ ली। इसके बाद अब जब हम अगली क्लास में आएंगे तो हम लोग बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जब हम वेपर प्रेशर समझ चुके होंगे तब हम रिलेटिव लोअरिंग समझेंगे। ठीक है, आप लोग अभी ये मत सोचिएगा कि स्कूल बंद चल रहे हैं तो हम लोग मतलब ठीक है यार लापरवाही कर लें, मर्जी हुई क्लास कर लिया, नहीं मर्जी हुई नहीं किया। ये सब चीजें ना तभी समझ में आएंगी जब आप उसको सीरियसली पढ़ेंगे, है ना। और ऐसा तो है नहीं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, 2 महीने 3 महीने बाद पढ़ना पड़ेगा, स्कूल में पढ़ाया भी जाएगा। तो पहले से अगर चीजों को हम पढ़ के चलेंगे तो वो चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, जब आप दोबारा पढ़ोगे तो चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी। और अभी अरे ठीक है चलो कौन सा पढ़ाई हो रही है यार, कोरोना चल रहा चारों तरफ, छोड़ो यार कौन सा पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करो, पढ़ाने में मुझे मजा आएगी और आप लोगों को भी उसका बेनिफिट बाद में मिलेगा। जब आपको फिर यही चीजें स्कूल में पढ़ाई जाएंगी तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज मैं इतना ही रख रहा हूँ, और अगली क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।